जो कनेक्शन है वो इस तरीके से होता है। जैसे हमने ये देखा था कि एक सीरीज सर्किट है, एक रेजिस्टेंस 2 3 4 और ऐसे ही आप कितने भी रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और एक बैटरी से तो यहाँ पर आप जब एक ही सिंगल वायर है तो सिंगल वायर में ही करंट फ्लो कर रहा है तो सिंगल वायर से ही सारे के सारे बल्ब्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब क्या है कि उससे फ़ायदा क्या होता है, सीरीज सर्किट से फ़ायदा क्या होता है कि एक सिंगल वायर से सारे बल्ब कनेक्ट कर दिए गए और उसमें एक ही स्विच लगा हुआ है, तो एक ही स्विच को आप ऑन करोगे तो सारे के सारे जो बल्ब्स हैं वो ऑन हो जाएंगे, एक ही स्विच को ऑफ करोगे तो सारे के सारे जो बल्ब्स हैं वो सारे के सारे एक साथ ऑफ हो जाएंगे। तो सिंगल स्विच से पूरे के पूरे सर्किट को कंट्रोल किया जा सकता है, ऑन भी किया जा सकता है और ऑफ भी किया जा सकता है। ये बेनिफिट है, ये एडवांटेज है किसका, सीरीज सर्किट का। तो इसी वजह से अगर कभी भी घर को, बिल्डिंग को या किसी भी जगह को अगर डेकोरेट किया जाना है तो वहाँ पर अगर मेरे को बहुत सारे 100, 200, 500 या 1000 बल्ब चाहिए डेकोरेशन के लिए, तो हम वहाँ पर पैरेलल सर्किट यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम सीरीज सर्किट यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं हाउस होल्ड सर्किट्स पर। तो हाउस होल्ड सर्किट्स में मैं आता हूँ, यानी कि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वहाँ पर प्रेफर करता हूँ अपने घरों में। तो हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, फिर ऐसे ही फोर्थ रेजिस्टेंस, फिर फिफ्थ रेजिस्टेंस और इस तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस में क्या है कि इन सबको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ से अगर मैं एक सिंगल स्विच इधर यूज़ करूँगा तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास अगर मान लीजिए करंट जा रहा है, यहाँ पर आई करंट जा रहा है, तो जब करंट जाएगा मान लीजिए कोई एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, मान लीजिए ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ होने का मतलब क्या है, ये अब उस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्यूज़ होने का मतलब ये है कि उस बल्ब के अंदर का जो वायर है वो मेल्ट हो गया। अब जब वो वायर मेल्ट हो गया तो इसका मतलब ये बीच का वायर जो है गायब हो गया, है ना। अब जब कनेक्शन ही ब्रेक हो गया तो इसका मतलब इधर जो बल्ब लगा हुआ था इस बल्ब के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यानी कि ये बल्ब ग्लो करना बंद कर जाएगा, तो ये बल्ब तो ऑफ हो गया। अब उसके बाद मैं बात करूँ इसकी, तो ये जो बाकी के जो 4 बल्ब हैं, हम कभी भी जो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं ना, तो नॉर्मली हम किसी भी बल्ब को या किसी भी फैन को या किसी भी माइक्रोवेव ओवन को, किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेजिस्टेंस से। सिंबल अगर उसका बनाते हैं, सर्किट का सिंबल बनाते हैं, तो एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ये मैंने 4 रेजिस्टेंस बना रखे हैं, यानी कि ये चारों बल्बों में तो करंट फ्लो करता ही रहेगा, इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें करंट जाना बंद हो जाएगा, तो ये बल्ब फ्यूज़ हो गया तो यही बल्ब काम करना बंद करेगा, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट का क्या फ़ायदा है कि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो बाकी के सारे बल्ब काम करते रहेंगे। सीरीज सर्किट का क्या नुकसान है कि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो सारा का सारा, पूरी की पूरी जो वो लड़ी है जो लगाते हैं सजाने के लिए, वो पूरी की पूरी काम करना बंद कर जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है पैरेलल सर्किट का कि एक बल्ब फ्यूज़ हुआ तो एक ही बल्ब हमारा फ्यूज़ होगा, एक ही बल्ब काम करना बंद करेगा। और सीरीज़ में ये होता है कि एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो सारे के सारे बल्ब काम करना बंद कर देंगे। बल्ब तो एक ही खराब होगा लेकिन बाकी के सारे बल्ब जो हैं वो भी ग्लो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी बोलिए सर। करंट की सर्किट में कुछ स्पीड होती है क्या सर? करंट की क्या होती है सर? करंट की सर कोई स्पीड होती है क्या सर सर्किट में? हाँ, करंट की स्पीड जो है ना, करंट की स्पीड ऐसा होता है कि करंट की स्पीड वो डिपेंड करती है, वो लगभग ऐसी होती है जैसे स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि जो करंट की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है करंट की स्पीड। अब और इसका एक एग्जांपल भी है, कभी कभी वो पूछ लिया जाता है
वो एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बैटरी का सोर्स लगा दिया और हमने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है जो यहाँ से लगभग 20, 25 या 30 किलोमीटर दूर है, तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो वहाँ पर वो बल्ब एकदम ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई 25-30 किलोमीटर है तो ज़रा करंट को ट्रैवल करके आने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। आपने एक स्विच ऑन करा और 25-30 किलोमीटर दूर भी अगर एक बल्ब कनेक्टेड है ना सेम वायर से, तो वो बल्ब एकदम से ऑन हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जो करंट है, करंट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी ज़्यादा स्पीड है, कितना हो गया लगभग ये, लगभग 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड में 3 करोड़ मीटर वो ट्रैवल कर जाएगा। तो समझ लो 30 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। 30 किलोमीटर का मतलब क्या है, 30,000 किलोमीटर, 30,000 मीटर सॉरी, वो तो 30 करोड़ उसकी बात कर रहा है। तो इसलिए करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, लाइट की स्पीड एक है। अप्रॉक्सीमेटली एक होती है, अप्रॉक्सीमेटली एक होती है ये, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली मैं सेम कहूँगा नहीं, है ना। अप्रॉक्सीमेटली लाइट की ज़्यादा लाइट की ज़्यादा होती है, मतलब थोड़ा बहुत मामूली सा अंतर होता है। लाइट की स्पीड ज़्यादा इस वजह से होती है क्योंकि लाइट के जो पार्टिकल्स है ना, उनका वज़न इतना कम होता है, ना के बराबर होता है उनका वज़न, इलेक्ट्रॉन से भी हल्का होता है। उसको फोटोन बोल देते हैं उस पार्टिकल को। तो जिसका वज़न जितना कम होगा वो उतनी तेज़ी से ट्रैवल करेगा, ये होता है। ठीक है, अब आप सुनिए कि जब मैं ये कहता हूँ कि हम घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, तो घरों में हम सर्किट यूज़ करते हैं पैरेलल सर्किट। उसका रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि हर सर्किट का अलग एक स्विच बनाया जा सके। ये वाला फ़ैन है तो इसका एक अलग स्विच है, वो वाला फ़ैन है तो उसका एक अलग स्विच है। तो ये अगर मान लीजिए हम घरों में सीरीज़ कनेक्शन यूज़ करने लगे हैं तो गर्मियाँ आएंगी और गर्मियों में फ़ैन, हीटर, ट्यूबलाइट सब कुछ एक ही स्विच ऑन करा, सब कुछ ऑन हो गया। ठीक है, और अगर ऑफ़ करना है, अब मान लीजिए हमने टीवी देखा और टीवी देखने के बाद में हम चाहते हैं कि हमको टीवी ऑफ़ करना है, पता चला टीवी ऑफ़ करा, वो लाइट पंखा सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, फिर बैठ कर पसीना पोंछ रहे हैं, क्या वो सीरीज़ कनेक्शन जब लगाया? पहले सीरीज सर्किट होता था तब कैसे होता था? कौन सा सर्किट? जब पहले सीरीज सर्किट होता था नहीं, कभी नहीं होता था सीरीज सर्किट। घरों में हमेशा पैरेलल ही होता था। घरों में हमेशा पैरेलल सर्किट यूज़ करा जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ आप कब यूज़ करेंगे, सीरीज़ आप तब यूज़ करेंगे जब आप चाहते हैं कि एक ही स्विच से आपके 2-3 अप्लायंस एक साथ ऑन हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन भी ले रहे हैं और ऑनलाइन भी ले रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लास में थोड़ा लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये ऊपर आपको 2 ट्यूबलाइट दिखाई दे रही हैं और एक ये सिंगल वायर दिखाई दे रहा है। ये सिंगल वायर इसमें भी जा रहा है और यही वायर इसमें भी जा रहा है और यही वायर आप देख रहे हैं इसमें भी जा रहा है। तो ये जो तीनों लाइट्स हैं, इन तीनों लाइट्स का स्विच भी सिंगल है पीछे, वो एक स्विच ऑफ करोगे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करा है कि जब हमको पता है कि भाई हमें तीनों ही लाइट एक साथ ऑन करनी है तो हमने सिंगल स्विच लगाया, नहीं तो पता चला है मेरे को 10 लाइट लगाने, 10 स्विच लगा कर बैठा हूँ मैं, तो सबको एक एक करके ऑन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी यूज होती है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी यूज़ होती है, थोड़ा सा इतना है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, पर मतलब एक जो एक्स्ट्रा जो झमेला है कि हमने अलग अलग स्विच लगाए, उससे हम बच सकते हैं। घरों में क्या है कि घरों में हमको हर एक अप्लायंस का अलग स्विच चाहिए होता है। एक ही खराब होगी, बाकी दोनों खराब नहीं होंगे। बस यही है कि उन दोनों में करंट जाना बंद हो जाएगा। आप ये सोचो कि ये सीरीज़ है, अब मान लीजिए ये हमारा बल्ब का फिलामेंट मेल्ट हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से करंट का फ्लो रुक गया। अब सीरीज़ में क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए वो जाएगा ही यहाँ से, तो वो आगे वाले उसमें पहुँचेगा ही नहीं करंट, तो ये सारे चलने बंद हो जाएंगे, ऑन होने बंद हो जाएंगे, लेकिन ख़राब सिर्फ यही हुआ होगा। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? लास्ट वाला मिनट हो गया तो बाकी 3 चले। बाकी 3 नहीं, वो ठीक होंगे, वो ऑपरेशनल होंगे, सही होंगे, लेकिन वो चालू नहीं होंगे। उसका रीज़न ये है कि करंट को सर्किट ज्वाइन करने में नया अप्लायंस लगाना ही नहीं, वो अच्छी चीज़ उसने पूछी है, मैं बता रहा हूँ क्या है। वो ये पूछ रहा है कि अगर लास्ट वाला ख़राब हो गया मान लीजिए, है ना, तो ये 3 चलेंगे क्या? कि इन तीनों में तो जा रहा था करंट, ये भी नहीं चलेंगे। उसका रीज़न क्या है कि करंट अपना ना पाथ कंप्लीट करना चाहता है, तो जब तक करंट अपना पाथ कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ये 3 भी नहीं चालू होंगे। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि इन तीनों में करंट जा रहा था, यहाँ अगर करंट जाना बंद हो गया तो यही बंद होगा, ये 3 चलेंगे नहीं, ऐसा नहीं। मतलब करंट को पूरा पाथ चाहिए होता है, साइकिल कंप्लीट करने के लिए पाथ चाहिए होता है, समझ गए? ठीक, चलिए जी, अब देखिएगा इसी में पेज नंबर 23 पर ही, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ हाउस because then we can have separate switches for each appliance and hence operate it separately। अब इसके बाद जो
मतलब अभी जो मैं अगला जो 2 टॉपिक करूँगा वो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। तो डोमेस्टिक वायरिंग मेरा में क्वेश्चन तो ये था कि जैसे वो कनेक्शन है, अगर उसकी एक लाइट खराब हो तो वो नया अप्लायंस करना नहीं पड़ेगा, इसमें कनेक्शन है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक लाइट ख़राब होगी ना तो उस लाइट को मतलब उस बल्ब को हटाकर दूसरा बल्ब लगा दो, फिर वो चलेगा। अच्छा, अगर अगर बल्ब वायर लगाना ही लगा ना हो तो अगर लगाना ही ना हो तो फिर आपको क्या करना होगा, इधर वाले वायर को इधर वाले वायर से कनेक्ट करना होगा। बस उसको कनेक्ट कर दो तो वो वायर, वो वाला बल्ब तो आपने लगाया ही नहीं, लेकिन आगे के सारे बल्ब चालू हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ का अगर मेल्ट हुआ है तो इस वायर को उठाकर यहाँ इस वायर से जोड़ दो, ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बस ये होता है। तो अब ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। हम घरों में सिर्फ क्या यही एक रीज़न है कि भाई हम नहीं चाहते कि एक स्विच से सारे ऑन हो जाएं और एक स्विच से सारे ऑफ हो जाएं, क्या सिर्फ यही एक रीज़न है और भी कोई रीज़न है? तो हम ये कहेंगे नहीं, 3-4 अलग अलग कारण हो सकते हैं। हाँ, हम बता रहे हैं 3-4 अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि क्यों हम घरों में सीरीज़ कनेक्शन प्रेफर नहीं करते। तो 4 रीज़न है और कई बार एग्जाम में ये कहा जाता है कि एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस व्हाई वी डू नॉट प्रेफर सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक, तो कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो देखिएगा, पहला है इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट then all other appliances also stop working because the whole circuit is broken। पूरा का पूरा सर्किट ही टूट जाता है। ब्रोकन का मतलब ये है कि भाई उसको पाथ कंप्लीट करने का रास्ता नहीं मिलता, तो होल सर्किट इज ब्रोकन। इस वजह से सारे के सारे अप्लायंस जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। सेकंड रीज़न देखें, रीज़न क्या, सेकंड डिसएडवांटेज। तो ये पहला वाला तो अभी मैंने एक्सप्लेन करा, इसकी तो ज़रूरत है नहीं। सेकंड वाला देखिए, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। ये भी आप समझ गए होंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एक ही स्विच होता है और मैं उनको अगर सेपरेटली ऑन या ऑफ करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। तो सभी अप्लायंसेस को ठीक से चलने के लिए, ठीक से ऑपरेट होने के लिए उनको बराबर की वोल्टेज चाहिए होती है, तो उनको बराबर वोल्टेज नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में हम ये जानते हैं क्या होता है, करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज वेरी करती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट है तो इसके रेसिस्टेंस के हिसाब से मान लीजिए इसको 2 वोल्ट मिल गया और इसको मान लीजिए 6 वोल्ट मिल गया और इसको जो है इसको 4 वोल्ट मिला, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सबको बराबर वोल्टेज नहीं मिली। तो जब सबको बराबर वोल्टेज नहीं मिली तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आप ब्राइटनेस की उम्मीद करें, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होगी। तो सीरीज सर्किट का ये एक डिसएडवांटेज है। यहाँ भी जो हमने 3 ट्यूबलाइट्स लगा रखी हैं, अगर इनको मैं पैरेलली कनेक्ट करूँगा, अगर मैं इनको पैरेलली कनेक्ट करूँगा यानी कि अलग अलग वायर से कनेक्ट करूँगा तो ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। ठीक है, सीरीज़ का एक ही डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, चलिए जी, ये तो 3 रीज़न हुए। चौथा डिसएडवांटेज, इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस the overall resistance of the circuit increases too much due to which the current from the power supply is low। रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो पावर सप्लाई से जो करंट हमको मिल रहा है वो बहुत कम हो जाता है। करंट कम क्यों हो जाता है? करंट कम इस वजह से हो जाता है कि किसी भी सर्किट में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब ही ये होता है कि करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करना। ठीक है, तो करंट को रोकता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ कैसे जाता है ये आप देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ठीक है, और मान लो एक और रेजिस्टेंस है वो भी 2 ओम का है, तो 4 रेजिस्टेंस हो गए 2 ओम्स के। मान लिया हमने ये 4 रेजिस्टेंस है, सबकी वो वैल्यू जो है वो 2 ओम्स है। तो अगर सीरीज में इसका टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का देखा जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, एट ओम हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया। एक बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया 8 ओम हो गया, यानी कि वो करंट को बहुत ज़्यादा रोकेगा, यानी कि करंट की वैल्यू बहुत कम कर देगा वो, पहली चीज़। अब आ जाओ पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा, अगर यही चारों रेजिस्टेंसेस हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा?
हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, तो 2 हो गया। 1/r की वैल्यू क्या आ गई? 2/1, ठीक है। ऐसे ना करना चाहो तो सबका डिनोमिनेटर 2 है, तो न्यूमरेटर सबके लाइन से ऐड कर दो तो 4/2 हो गया, 2 1 2, 2 2 4, तो भैया फिर r कितना हो गया? दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, 1/r की वैल्यू 2/1, तो r की वैल्यू क्या होगी? 1/2। एक रेसिस्टेंस कितना था? 2 ओम था। अब मैंने 4 रेसिस्टेंसेस 2-2 ओम के कैसे लगाए? पैरेलल में लगाए, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया? और भी कम, आधा हो गया। यानी कि एक रेसिस्टेंस जो है वो 2 ओम का था, तो आधा रह गया। आधा कितना हो गया? यानी कि 1/4 हो गया। इतना कम हो जाता है रेसिस्टेंस। तो जब पैरेलल में सर्किट को, किसी भी सर्किट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो करंट है, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? कि उसके रास्ते में रुकावट ही नहीं है, उसके रास्ते में किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है, तो जो करंट है वो बड़े आराम से फ्लो करता है। समझ गए? तो ये 4 डिसएडवांटेजेस हो गई सीरीज सर्किट की। तो सीरीज सर्किट को यूज़ करने की नुकसान ही नुकसान होता है। करंट लिमिटेड अमाउंट में होता है ना, करंट तो इनफाइनाइट अमाउंट में होता है। तो कम कैसे होता है? ये ऐसा होता है कि जब भी हम बात करते हैं ना किसी वोल्टेज सोर्स की, वैसे तो करंट की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हम ये कहेंगे कि जब कभी वोल्टेज सोर्स हम लगा देते हैं तब करंट की लिमिट हो जाती है। किसी पावर स्टेशन से निकलने वाला जो करंट है वो तो इनफाइनाइट अमाउंट का होगा। कितना जनरेट हो जाएगा कोई अता पता नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसमें डिफाइन कर देते हैं कि भाई वोल्टेज इतनी, तो फिर करंट भी लिमिटेड हो जाता है। समझ गए? तो जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं मतलब होती। बैटरी फीचर्स लिमिटेड करंट, बैटरी जो है वो करंट को लिमिट करने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। नहीं तो करंट ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारे अप्लायंसेस ही खराब होंगे। सर अगर उन दोनों के बीच में लाइक एक बैटरी और लगा दे एंड सर जो चारों हाँ, यहाँ पर हाँ हाँ, तो सर फिर एक जो आप कहते हैं डिमनेस होगी करनी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हम ना ये देखते हैं कि बैटरी लगाई किस तरह से जा रही है। ठीक, वैसे तो आप मतलब जो आपका 10th स्टैंडर्ड वाला जो लेवल है उसमें ये वाले इस तरीके की चीज़ें आएंगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि बैटरी कनेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं। बैटरी 2 तरीके से कनेक्ट करी जाती है। एक तो मान लीजिए हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, डबल बैटरी। इसका मतलब क्या है कि 1, 2 और 3 सेल हमने कनेक्ट कर दिए। तो इसमें क्या करना है, इस सर्किट में आप इसको पास लगा दें या दूर लगा दें। दूर मतलब कैसे कि आपने यहाँ लगा दिया एक बैटरी, जैसे तुम बता रहे हो, तो हमें ये देखना होता है कि कौन से टर्मिनल से कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है। बस ये देखिए, मान लो ये 12 वोल्ट है और ये ऊपर भी मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ऐसे ही लगा दी, ठीक है। तो क्या होगा, हम ये देखेंगे जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए एक तो ये सेल है, ये मान लो 5 वोल्ट का है, दूसरा भी 5 वोल्ट का है और तीसरा भी 5 वोल्ट का है। तो इसका जो टोटल है, इसका टोटल 15 वोल्ट हो जाएगा। और ये जो 15 वोल्ट हुआ ये कैसे हुआ, हमने ये देखा कि इसके नेगेटिव टर्मिनल से, छोटी वाली लाइन इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल, बड़ी वाली लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव कनेक्टेड है, अगले के नेगेटिव से अगले का पॉजिटिव कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर इसका शुरुआत वाले को देखा जाए तो सर्किट कंप्लीट तब होगा जब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा, घूम फिर कर नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज, वो ऐड हो जाती है। अब यहाँ कुछ बात ही अलग है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव से कनेक्टेड, नेगेटिव से कनेक्टेड, ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट, तो ऐसे में वोल्टेजेस सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 0 वोल्ट हो गया। 0 वोल्ट का मतलब ये है कि अंधेरा, सन्नाटा, कहीं कोई वोल्टेज नहीं, कहीं कोई करंट नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में अगर कोई सर्किट आएगा तो उसमें एक बैटरी है, ठीक है। तो ऐसे 2 बैटरीज वाला सवाल नहीं सर जो है। हमारे घर में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको डिफाइन कौन करता है? हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिफाइन करता है, और उसमें आप कभी भी देखेंगे तो अगर अपना मीटर भी चेक करेंगे ना, ये वाला मीटर देखो, यहाँ पर भी इधर मीटर लगा हुआ है, तो जाते टाइम देखना है नीचे लिखा हुआ है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट यानी कि डिफाइन कर रखी है वोल्टेज 220 वोल्ट से ऊपर आएगी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके घरों में एसी भी जरूर लगे हुए होंगे, तो एसी के साथ में वो लगा देते हैं एक स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र एक डिजिटल वाला स्टेबलाइज़र आता है, उसमें डिजिट में कुछ ना लिखा हुआ आता रहता है, वो चीज़ वेरी करती रहती है। उस पर ऐसे लिखा हुआ आता है आईपी, वोल्टेज ही कभी आईपी लिखा हुआ आता है, कभी ओपी लिखा हुआ आता है। आईपी इज फॉर इनपुट,
OP इज फॉर आउटपुट। तो IP जब लिखा हुआ आता है उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ आता है वो चेक करना। कभी कभी वो आ जाता है 211 लिखा हुआ, कभी कभी वो आ जाता है 221 लिखा हुआ, कभी कभी आ जाता है 230 तक भी आ जाता है। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज थोड़ा वेरी करती रहती है। तो कभी 211 वोल्ट आ गई, लेकिन चाहिए कितनी 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट ही आनी चाहिए। लेकिन एटमॉस्फेयर है और कभी आंधी आ रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है इससे थोड़ा बहुत वोल्टेज भी वेरी हो जाती है, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि वो स्टेबलाइजर लगाया ही इस वजह से जाता है कि AC है, AC की जो कॉइल्स हैं, जिस कॉइल का आपने सुना होगा 2 तरीके की कॉइल्स होती हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर। तो उसकी कॉइल्स जो होती है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए तो उसको आउटपुट में, फिर जब आउटपुट आता है ना लिखा हुआ, पहले तो इनपुट आया, इनपुट पर आता है कभी 211, कभी 221, कभी 230, ठीक है। अगर थोड़ा सा, क्योंकि ये जो एरिया है गाज़ियाबाद, ये अर्बन एरिया में आ जाता है, अगर थोड़ा सा रूरल एरिया की तरफ जाएं तो रूरल एरिया में कभी कभी ये वैल्यू 250 तक भी लिखी हुई आ जाती है, 250 तक भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स थोड़ा सा पुराने टाइप के लगे रहते हैं। हालांकि धीरे धीरे अब वहाँ पर भी रिफॉर्म हो रहा है, रूरल एरियाज़ में भी अब नए ट्रांसफार्मर्स लगा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ पर 250 वोल्ट तक भी आ जाती है। तो जो स्टेबलाइज़र होता है उसका काम ये होता है कि आउटपुट में वो उसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे। उसका काम ये है। स्टेबलाइजर का मतलब ये एनीथिंग विच स्टेबलाइज यानी कि स्टेबल कर दे वोल्टेज को। स्टेबल मतलब फिक्स कर दे कि भाई मैं आपको इतनी ही वोल्टेज दूंगा, ठीक है। तो इस वजह से स्टेबलाइजर मतलब हम वोल्टेज हमसे लो ही जा रहे थे, 205 स्टेबलाइजर उसको बढ़ा देते हैं। और सर DG में तो कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, DG में तो बिल्कुल स्ट्रेट मतलब इधर उस सही। टाइम पे AC चल नहीं सकता। नहीं तो वो तो लिमिट होती है ना, वो तो ये बता देते हैं। वो हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे लाइट चली जाती है तो DG पर जब चालू हो गया तो अभी घर में 4 AC लगे हैं। तो अब क्या है कि हम अलग अलग रूम का अगर मान लो हमने AC चला लिया तो वो कहते हैं कि नहीं आपको अपना लोड बढ़वाना पड़ता है। तो वो लोड बढ़वाने का मतलब ये है कि वो एक सेपरेट लाइन आपको और अलोकेट कर देते हैं। तो इस वजह, हाँ वो 27-28 हज़ार रुपये लेते हैं, तो इस वजह से हमने भी नहीं ले रखा है, हमने भी नहीं लिया। और जबकि वो आया भी एक चल रहा है, हमने एक तो चल जाता है, एक तो यहाँ सभी में चल जाता है, एक भी नहीं चलता है DG में। अच्छा तीसरा पंखा चला, चौथा पंखा वोल्टेज खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ तो वो फिर कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप मेंटेनेंस ऑफिस में बात करें तो वो बढ़ा देते हैं उस चीज़ को, पर वही है कि वो पैसा लेते हैं उसका बहुत ज़्यादा सर हम पैसा। लोग अभी जब घूमने गए थे रिसेंटली, तब हम लोगों ने देखा था तो हमारा जैसे 500 का था चार्ज। तो जब हम लोग वापस आए ना, हम सब DG वगैरह मतलब सारे स्विचेस वगैरह ऑफ कर रहे थे मेन पोर्ट से भी। तो जब हम वापस आए तब उसमें 300 रुपीज़ ऑलरेडी आ चुका था। हाँ वो यहाँ पर भी मेंटेनेंस लूटने का तरीका। अब तो बाद में चाहे कोई नहीं, मेरे को 7 साल हो गए इस बात पर, तो मैं बहुत गालियाँ सुन चुका हूँ। हमारे यहाँ एक वो होती है जनरल बोर्ड की मीटिंग होती है, तो आज वैसे मेरी आप जाते हो सर? जनरल बोर्ड की जो मीटिंग है उसमें जनरली ज़्यादा थोड़ा एज के लोग जाते हैं, मतलब 50+, 60+ वो वाले लोग जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा समझदार भी होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी बात कहाँ बोलनी है, कौन सी बात कहाँ नहीं बोलनी है। मेरी उतनी एज है नहीं, और आज से 7 साल पहले तो मैं और छोटा था। तो मैं 7 साल पहले आया था तो पापा वगैरह भी नहीं थे यहाँ पर, तो पापा कहने लगे अच्छा सोसाइटी में ऐसी मीटिंग भी होती है रेजिडेंट्स की। मैंने कहा, तो मेरे को बोले अच्छा तू चला जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जो भी आए हैं रेजिडेंट्स वो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएं। तो जैसे मेरा नंबर आया तो मैंने ये प्रॉब्लम बता दी। मैंने कहा कि मैंने 2000 रुपये का रिचार्ज कराया था, और मैंने कहा 4 दिन में मेरठ में गया, मेरठ गया वापस आया तो 100 रुपये बचे हुए थे इसमें। मैंने कहा मैं तो फ्रिज भी बंद करके गया था अपना, तो ये कहाँ चला गया। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, बिठा दिया। तो मैंने कहा नहीं मेरा सवाल था, आपने जवाब ही नहीं दिया। कह रहे बैठ जाओ, फिर कभी बता देंगे। वो फिर कभी अभी तक आया नहीं। तो धीरे धीरे फिर और रेजिडेंट से बात करी तो उन्होंने बता दिया कि ये चोरी करता है, और ये चोरी करने का इनका अलग तरीका है, ठीक है ना, लूट है ये। वही है गरीब जनता को परेशान करने वाली बात। कभी पुरानी फिल्में देखी होगी, उसमें ये आता है ना कि एक अमीर लोगों का एक ग्रुप है और वो गरीबों का खून चूस रहे हैं, है ना। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि खून कैसे चूस रहे हैं, मतलब कि उनकी बॉडी में कोई, कर रहे हैं, जमीन चला रहे हैं। हाँ उनकी बॉडी में कोई स्ट्रॉ लगा कर कोई खून चूस रहा है क्या, कोई खून पी रहा है उनको। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वो मतलब जैसे एक मुहावरा बता देते हैं समझाने के लिए किसी चीज़ को, तो वो समझाने वाली चीज़ है कि हाँ इस तरीके से ऐसे ही खून चूसा जाता है।
तो ये चोरी का तरीका है। और मैं तो मुंबई योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर भी लिख कर भेज चुका हूँ, ठीक है। तो उस पर भी मेरे को सुनने को मिल चुका है, ठीक है, सोसाइटी से ही सुनने को मिल चुका है, क्योंकि वहाँ से रिप्लाई भी आया था कि विल गेट बैक टू यू। तो इतने पर भी हो गया था कि भाई ये तुम नेता क्यों बन रहे हो, ये चीज़। तो मुझे समझ में आ गया ये हाई लेवल की पॉलिटिक्स है और हम जैसे लोगों का कोई उसमें काम नहीं है। तो वो पॉलिटिक्स है भाई, वो पॉलिटिक्स है जो आप अभी 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, फिर ग्रेजुएशन में जाओगे तब तक आपको ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब समझ में आ जाएगा कि बेईमानों की संख्या इतनी ज़्यादा है तो वो ईमानदारों को चैन से गवर्नमेंट जीने मिलती है। देंगे। सच में ऐसा ही है। पर है सबकी धीरे धीरे सभी की नॉलेज में धीरे धीरे देखिए इम्प्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं। अब जब इम्प्रूवमेंट्स होंगे, किसी दिन यहाँ पर नज़र पड़ गई, यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पूरा नोएडा, पूरा गुड़गांव, सब जगह ये चोरी चकारी चल रही है, सब जगह गड़बड़ है। तो गवर्नमेंट की नीति क्या है थोड़ी? और आप ये देखिए कि सर्दियाँ आएंगी ना, सर्दियाँ आएंगी तो लाइट क्या होता है कि मैं भी मतलब जो मेरी एज है तो मैं ऐसी एज से निकल कर आया हूँ कि तब लाइट आने की खुशी मनाई जाती थी, बहुत मुश्किल से लाइट बहुत कम आया करती थी। और आज अगर हम बात करें तो किसी भी आप एरिया में चले जाइए, अगर गाज़ियाबाद को बहुत डेवलप्ड एरिया मानते हैं तो थोड़ा रूरल की तरफ जाइए तो रूरल एरियाज में लाइट जाती नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जब जाती है तो उसका भी SMS आ जाता है कि इतनी देर से इतनी देर तक लाइट नहीं रहेगी, ऐसा भी होता है। तो आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइट की अब उतनी कोई हालत नहीं रही है। और ये रूल है सिर्फ अपने कंट्री का नहीं, हर कंट्री का, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो गर्मियों में बहुत जगह ऐसा होता है कि पुराने वायर से मेल्ट हो गए तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो लाइट वहाँ पर जाती है। लेकिन यहाँ सोसाइटीज़ में उल्टा होता है, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ सर्दियों में लाइट जाती है। उसका रीज़न क्या है? सर्दियों में लोग AC नहीं चलाते तो उनको उतना पैसा नहीं मिलता है ना, AC से ज़्यादा खर्च होता है तो उनको उतना पैसा नहीं मिलता, तो जानबूझ के लाइट भगा देंगे, जानबूझ कर लाइट भगा देंगे ताकि हमको अपना, हमें तो खून चूसना है ना, तो वो ब्लड अभी तक गया नहीं अंदर, तो वो ब्लड जब तक नहीं जाएगा है ना तो वो यूनिट्स पूरी नहीं बनेंगी ना, वो RBCs बनने बंद हो जाएंगे ना हमारी बॉडी के अंदर। तो वो RBCs बनाने हैं हमको, वो कैसे बनाने हैं? रेजिडेंट्स की बिजली को काट के और उनमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड तू दे दे भाई, थोड़ा तू दे दे, क्योंकि मुझे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा ब्लड ज़्यादा होना चाहिए, मुझे 5 लीटर से ज़्यादा ब्लड चाहिए, मैं 5 लीटर में जिंदा नहीं रह सकता। सरकाज़म समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, ठीक है। तो ये बड़ा बहुत गंदगी है। सर जैसे और इतना ज़रूर है कि जब मैं भी थोड़ा और बड़ा होऊंगा, मेरे को और समझ में आएगी तो मैं ये मुद्दा उठाऊंगा ज़रूर, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठाऊँ, क्योंकि ये मतलब बहुत गंदा काम हो रहा है। क्या बोल रहे जैसे दिल्ली में सर मीटर होता है ना सब घर में, तो सर जैसे लोग तार डाल देते हैं दूसरों के मीटर प्रतिया से पर वो अगर चला देते हैं तो सर फिर जिसके नाम पे मीटर रजिस्टर होता है उसका बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है। अरे यहाँ पर तो बहुत कुछ काम हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर बड़े ऐसा मैंने होता है, देखा है। आपने हाँ, आपने 1000 रुपये का रिचार्ज कराया सुबह, है ना, शाम को पता चला -1000 आ रहा है आपको उस पर लिखा हुआ है। ये क्या मतलब अगले दिन से रिचार्ज कराने तो पैसे आ जाते हैं, तो कई बार नोटिस किया है। नहीं, वो बोलने पर आते हैं, अगर नहीं बोलोगे तो वो गया, वो ब्लड सर कभी कभी बोलते रहते हैं। ब्लड बढ़ गया वो तभी के तभी। सर हम जहाँ रहते थे ना पहले, अरे सर मैं बस चेक किया सर, यहाँ पे वोल्टेज अलग लिख किया था, बाहर चेक के बाहर अलग लिख किया था वोल्टेज मीटर वाले वाला। सर गाँव में तो लोग क्या कहते हैं, तार डाल देते हैं जो मतलब ट्रांसफार्मर पे होते हैं, फिर लोग अरे सर ट्रांसफॉर्मेशन सर में ये यहाँ बंदे का इलेक्ट्रिसिटी सर ऐसे होता सेम। सर ट्रांसफार्मर पे तार डाल देता है और बिजली लेते रहते हैं। सर उसके सर, सर उसके घर में कितने का रिचार्ज है बिजली का? हम्म? उसके घर में कितने का रिचार्ज है बिजली का? एक बंदा था इंडिया में ही है, उसके घर पे है 600 करोड़ का बिजली का रिचार्ज। तो बस ज़्यादा कोई नहीं है। तो इससे पूरे भाई- शहर में हाँ। मीटर पे चला रहा होगा। चलिए। नहीं सर, फिर बाद में पता चला कि पूरे शहर का उसके पास आ गया था बिजली का बिल। चलिए अब जरा देखते हैं पैरेलल सर्किट की। तो भाई ये बड़ी लंबी सर और ट्रांसफॉर्मर में बड़ी सर कोई इंसान कटिया डाल देता है तो सर वो बिजली किसके उससे बीमार हो गया तो वो पहले डाल दिया करते थे लोग। सर अभी भी सर अब भी करते हैं, अब भी अभी करते सर हैं। अभी भी सर मैं सर नाव गया तो वहाँ अभी डालते हुए देखा एक को। सर फिर बाद में पता चला ना इसका वो चेक करा गया तो बोला गया कि सिर्फ 1000 रुपीस का बिल था उसका, फिर जाके उसे रहा था। यूट्यूब से देखा है ना, हैं? यूट्यूब से। मोटिवेशन दे दे चलिए जी देखिएगा केस अब वो तो मतलब शुरुआत में बहुत गड़बड़ करा इन्होंने, लेकिन धीरे धीरे जब रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए फिर इन्होंने, आपको पता भी नहीं होगा 2015 में ये कितना लूट था, यहाँ पर 18 रुपये लेते थे 1 यूनिट का। सर हमारा तो भी 18 रुपये अब सर 1 यूनिट का एक- 18 सर हमारा सर 18 रुपये यूनिट चल रहा है। हाँ, और फिर धीरे धीरे कम, अब नहीं, अब यहाँ पर डीजी का सर चल रहा था। अब 10 है, अब 10 है,
और डीजी का नहीं, पहले नॉर्मल का 13 ले रहे थे और डीजी का 18 ले रहे थे। अब नॉर्मल का 7 रुपये और डीजी का 10 रुपये। पता नहीं चला हमारा तो वही है। उसका चलो जी आगे चलते हैं, छोड़ो इन बातों को। In parallel circuits, if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. तो ये एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का पहला। कि अगर पैरेलल सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है तो बाकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो नॉर्मली काम करती रहती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा देखिएगा, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेज। तो पैरेलल सर्किट्स में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनका सबका अलग अलग स्विच होता है, इस वजह से उनको इंडिपेंडेंटली ऑन भी करा जा सकता है और ऑफ भी करा जा सकता है। सेकंड हो गया। थर्ड, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। पैरेलल सर्किट में हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है उसको सबको बराबर वोल्टेज मिलती है 220 वोल्ट की एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। तो पावर इसमें पैरेलल सर्किट में ये होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स। तो करंट से उतना लेना देना नहीं है जितना वोल्टेज से है, तो वोल्टेज सबको बराबर मिल जाती है। उसके बाद फोर्थ है, इन पैरेलल कनेक्शन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो करंट है वो करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और करंट जब इंक्रीज़ हो जाता है तो जो जितने भी सर्किट्स हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, वो इफेक्टिवली काम करते हैं पैरेलल में। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगला जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मली भी अगर हम देखें तो पावर होता क्या है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ऐसा होता है पावर। तो जब इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक वर्क डन और टाइम टेकन ये होती है। तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कुछ पता है? पावर की वॉट होता है। हाँ वॉट, ठीक है। तो वॉट हो गई और किलोवाट हो गई, ठीक। तो ये पावर की यूनिट होती है। वाटर हो सकती है। हाँ वाटर नहीं, वो अलग होती है, वो होती है एनर्जी की यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो। तो वॉट होती है, वॉट मतलब पावर, पावर मतलब वॉट। सुना होगा ना डायलॉग, मैं तेरी वॉट लगा दूंगा, नहीं सुना? वाट होता है। हाँ वाट मतलब यही है, तो वाट लगा दूंगा मतलब मैं तेरी पावर खींच लूँगा, ठीक। तो ये खैर मजाक की बात है। अब देखिएगा, हम ये कहते हैं कि जब मैं पावर की बात करूँगा तो पावर क्या होगा, वर्क डन ऑन टाइम टेकन। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वो याद रखें जूल, ठीक है। और टाइम टेकन की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जूल और सेकंड, आप पावर की यूनिट को जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो। और जेम्स वॉट ने अपना नाम दे दिया, जेम्स वॉट ने अपना नाम दे दिया कि हाँ भाई आप वॉट। तो मजाक से सर ये अपना ही नाम क्यों दे देते? मजाक से हट के नहीं, मतलब सच में ही बता रहा हूँ। सर ये अपना नाम क्यों दे देते हैं सब? तो ठीक है ना, फोर्स के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया है ना, तो न्यूटन ने न्यूटन बोल दिया, ठीक है। सरनेम ही सब दो लगाते हैं, ये नहीं सर कि ट्रेडमार्क है सबके अपना। सर अभी रिसेंटली ट्रांसफॉर्मर वगैरह पे पढ़ा था आपने? चलिए। तो डीजी पे चलता रहा एक दिन तक, मतलब 2 दिन चला डीजी पे। अरे छोड़ो ये बेकार की बातें हैं, तो छोड़ो आप। चलिए जी, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। कानपुर से सर 2 बार पढ़ा, 2 बार। एक तो आपको मुझे अरे, अब इधर तो देख सर कानपुर में 9 में था, वहाँ में 1.5 महीने में तो नहीं पता अबे 2 बार पढ़ा भाई, 2 बार। 1.5 महीने के खत्म सर गारंटी के म्युनिसिपल साथ कमिश्नर यही है यहाँ के। वो जगह खराब सारी हो चीजें जाती है, वो करते रहते हैं। आज भी अभी छुट्टी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा हो गया? सर कोई ऐसा स्कूल जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर का एग्जाम में भी आया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर का एग्जाम में भी आ गया है। एग्जाम अब तक अच्छा अभी किसी स्कूल में समय कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई, एग्जाम में नहीं है, कंप्लीट हो गई। अच्छा, और तुम्हारे यहाँ तो सर, पूरे ये हमारे- कब है एग्जाम का? 26 को हो गया। अच्छा, हो गया सर कैसे हो मैंने गया? स्कॉलरशिप में लिस्ट था, उसमें वो बताया था वो वही चैप्टर देखो ज़्यादा स्कूल में हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डाल रखा है। किसने?
स्कॉलरशिप का टेस्ट है। चलो जी अब जरा देखो आप, हमने ना एक तो पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँगा, अरे भाई देख लो पावर के, ओहो इधर देख लो पावर के 3-4 फॉर्मूले हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला तो ये हो गया और तो कौन सा? वर्क डन अपॉन टाइम देगा, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब हम ये कह देंगे कि जब हमारे पास अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, W की वैल्यू हो गई V इंटू Q, W की वैल्यू मैंने निकाली V इंटू Q। ऐसे ही हम एक करंट का फॉर्मूला ये जानते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम Q अपॉन T, ये करंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी, Q हो गया I इंटू टी। तो अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पर, Q हो गया हमारे पास I इंटू टी, ठीक है। देयरफॉर W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब Q की जगह आप डाल दीजिए I इंटू टी। W की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, VIT। यहाँ तक समझ गए। देयरफॉर फिर आई कहाँ से आया? करंट का एक फॉर्मूला होता है ना, चार्ज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये करंट का फॉर्मूला था, चार्ज अपॉन टाइम टेकन। यहाँ से चार्ज की Q की वैल्यू निकाली, ये क्या हो गई I इंटू टी, Q की वैल्यू I इंटू टी हो गई। अब जो W की वैल्यू आई थी V इंटू Q फ्रॉम दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैंने Q की जगह डाल दिया IT, W इज इक्वल टू हो गया VIT। देयरफॉर E इज इक्वल टू W अपॉन T। तो W की वैल्यू क्या है, VIT अपॉन T। T से T कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा VI, तो P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI। तो भाई पावर का एक फॉर्मूला तो ये वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एक फॉर्मूला ये हो गया V इंटू आई, दो फॉर्मूले हो गए पावर के। बताओ भाई, समझ गए? सर टोटल 4 फॉर्मूले थे। हाँ। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम- कोई भी लिखेंगे मैम, कुछ स्टार्टिंग लिखनी ना। अरे बोर्ड में तो पता भी नहीं चलेगा कौन मैम है क्या है ना। तो डांटने का तो सवाल ही नहीं उठता, पेपर देके मार्क्स आ जाना। मार्क्स कर देंगे। डिपेंड करता है ये 4 फॉर्मूले में क्यों बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला पावर का ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाई ओम्स लॉ। सर उनके derivation सर आ हम सकता तो है। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के करेंगे ना सॉल्व। हाँ हाँ, आप तो सर समझाएंगे उनका डेरिवेशन आ सकता है। अरे आ सकता है, तभी तो बता रहा हूँ, और तभी तो ये लिखा हुआ है इसमें। पूरा कैलकुलेशन भी आ रहा है। हाँ हाँ, और क्या, डेरिवेशन बोलते हैं। डेरिवेशन, ठीक है। तो बाई ओम्स लॉ B इज इक्वल टू IR। क्या भाई ऐसे है? Therefore, P is equal to क्या था, VI, P is equal to VI। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि V की वैल्यू है IR, V की जगह डाल दिया IR और ये I, I स्क्वायर R। तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R, ठीक है। 3 फॉर्मूले हो गए। अब उसके बाद आ जाओ पावर के चौथे फॉर्मूले पर। Since V is equal to IR, it implies that I is equal to V upon R। यहाँ आपने क्या करा, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई आया था, ये पावर का फॉर्मूला V इंटू आई आया था। तो यहाँ पर आपने क्या करा, I को तो I ही रहने दिया और V की जगह लिख दिया IR। तो ये क्या बन गया, IR इंटू आई क्या बन गया, I स्क्वायर R। यहाँ तो ये हो गया। दूसरा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने I की वैल्यू निकाली V की टर्म में, V अपॉन R। तो अब जो फॉर्मूला था पावर का V इंटू आई, जिसमें आप V को V ही रहने दो और I की जगह लिख दो V अपॉन R। तो V इंटू V अपॉन R क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है V स्क्वायर अपॉन R। सर एक मिनट चेंज कैसे हो गया आपका? कुछ चेंज नहीं हुआ, देखो भाई V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यहाँ पर भी यूज़ करा, यहाँ पर भी यूज़ करा। यहाँ तो मैंने V की वैल्यू को डाल दिया इसमें, P इज इक्वल टू वी आई, आई को आई ही रहने दिया, V की जगह डाल दिया आई आर। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर है, तो I क्या हो जाएगा V अपॉन आर।
V इज इक्वल टू आई आ रहा है तो आई क्या होगा V अपॉन आर। तो अब हाँ अब हमने क्या करा कि V इज इक्वल टू वी आई में तो V को V ही रहने दिया, I की जगह डाल दिया V अपॉन आर। तो V इंटू वी इज वी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आप वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमने 4 अलग अलग फॉर्मूले करे क्यों हैं? क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिकल वर्क डन दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो पावर आ जाएगी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट दे रखा हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पावर आ जाएगी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको करंट और रेसिस्टेंस दे रखा हो तो आई स्क्वायर आर लगा दो। तो अगर किसी में वोल्टेज और रेसिस्टेंस दे रखा है तो स्क्वायर अपॉन आर लगा दो। तो आप ये देखिएगा कि जो वैल्यू आपको दे रखी होगी उसके हिसाब से ही आप फॉर्मूला यूज़ कर लेना पावर का। और बस ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर हुआ। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल पावर के न्यूमेरिकल्स देखूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पेज नंबर 26 पर है, चाहे तो ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं करवाऊंगा अपनी क्लास में, ठीक है। आज इतना ही कर लेते हैं। सर एक चीज़ बता दो हाँ पूछो। सर एग्जामिनेशन के टाइम पे सर टीचर्स हमारे पास ही खड़े रहते हैं। अच्छा उनको जो बच्चा थोड़ा सा वैसा लगता है ना संदिग्ध वस्तु, जिस वो सर संदिग्ध पूरे वस्तु के पास टेस्ट के दौरान बगल में ऐसा क्या होता है? लेके सर बैठे हमारी क्लास की जो उन्होंने थी वो 12 के भैया के पास ही बैठी थी फुल टाइम। अरे सर मेरे साथ नहीं होता, सर आपके साथ